नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 41। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के 40 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि किसी भी विद्यार्थी का साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए और उसका साइंस के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 41 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। देखिए, फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से देता हूं। देखिए, डीएनए न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अरे न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो कौन कौन सा? एक तो होता है दोस्तों डीएनए और एक कौन सा होता है? आरएनए। अरे कौन सा होता है? आरएनए। काफी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। ठीक है। और ये न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस में। तो डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक या न्यूक्लियस में। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो काफी धमाकेदार वाले तरीके से मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है एडेनिन। दोस्तों, कौन सा होता है रे? एडेनिन, जिसको ए से दर्शाते हैं। एक होता है ग्वानिन, एक होता है ग्वानिन जिसको दर्शाते हैं जी से, एडेनिन, ग्वानिन। एक होता है दोस्तों साइटोसिन। अरे कौन सा होता है? साइटोसिन, जिसको दर्शाते हैं सी से। एक होता है थाइमिन। कौन सा होता है रे? थाइमिन, जिसको दर्शाते हैं किससे? टी से। तो मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आरएनए में भी 4 ही प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कौन कौन से? एक तो एडेनिन। अरे कौन सा होता है? एडेनिन। ठीक है, जिसका प्रतीक है ए, एडेनिन। एक होता है ग्वानिन। अरे क्या होता है? ग्वानिन जी। एक होता है साइटोसिन। अरे कौन सा होता है? साइटोसिन। ठीक है, जिसको किससे दर्शाते हैं? सी से। एक होता है थाइमिन की जगह यहाँ होता है यूरेसिल। अरे क्या होता है रे? यूरेसिल। काफी इंपॉर्टेंट बात है, यूरेसिल यू। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो देखिए, हमारा प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? देखिए, डीएनए में एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल किसमें होता है दोस्तों? तो यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर। अरे किसके अंदर होता है? आरएनए के अंदर। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है। जो यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार होता है वो किसमें होता है? आरएनए के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेरे जिगर के टुकड़ों। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि थाइमिन की जगह डीएनए में, थाइमिन की जगह देखिए डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन यहाँ आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये जो यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार है ये किसमें पाया जाता है दोस्तों? ये आरएनए के अंदर पाया जाता है। अब देखिए, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं इनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं।
तो क्या बताया, एडिनिन और थाइमिन के मध्य, एडिनिन और थाइमिन के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध, और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध। और ये भी याद रख लेना, हमेशा एडिनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ। काफी बार आया हुआ प्रश्न है कि बताइए नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य कौन से बंध, हाइड्रोजन बंध। एडिनिन और थाइमिन के मध्य कितने बंध, 2 हाइड्रोजन बंध, और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और ये भी याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का द्विकुंडल मॉडल किसने दिया, ये भी याद रख लेना, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। अरे किसने दिया रे, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, पर्सन संख्या सेकंड, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन। पर्सन संख्या सेकंड है पिक्रिक अम्ल है। ऑप्शन देखते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन और अमोनियम नाइट्रेट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम होता है दोस्तों ट्राइनाइट्रोफिनोल। अरे क्या होता है, ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिसे टीएनपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे, टीएनपी, ट्राइनाइट्रोफिनोल। एक होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, इसको बोला जाता है टीएनजी। क्या बोला जाता है रे, टीएनजी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। एक होता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इसे बोला जाता है टीएनटी। अरे क्या बोला जाता है, टीएनटी। तो काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है कि पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या थर्ड। पर्सन संख्या थर्ड है मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको याद रखना है। देखिए, परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का 4 गुना होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण का आधा होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। क्या, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है रे, परावर्तन। मैं दोबारा से बता देता हूं, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण का किसी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट जाना, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। अब देखिए, ये मान लीजिए किसी माध्यम की सतह है, यहाँ ये आई किरण, आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। अरे क्या बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। अरे क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित और परावर्तित किरण के मध्य बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, अभिलंब। अरे क्या होता है, अभिलंब। अरे क्या होता है, अभिलंब। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण बोला जाता है, और आपतन कोण को दर्शाते हैं आई से। अरे किससे दर्शाते हैं, आई से। जबकि जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण, और इसको किससे दर्शाते हैं, आर से। काफी इंपोर्टेंट बात है। और आपने पढ़ा होगा परावर्तन नियमों में कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है रे, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन का नियम है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी पहली ट्रांसजेनिक गाय है। ऑप्शन देखते हैं, डोली, रोजी, मोली और एंडी। तो दोस्तों इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। आपको याद रखना है कि पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है, काफी इंपोर्टेंट बात है, रोजी। अरे कौन सी है, रोजी। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कई बच्चे डोली लगा के आते हैं, भाई ये प्रथम क्लोन बेड है। अरे प्रथम क्लोन बेड कौन सी है, डोली। प्रथम क्लोन बेड कौन सी है, डोली। और ये पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है, रोजी। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 पे मेरे जिगर के टुकड़ों, शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाता है। ऑप्शन देखते हैं, यकृत,
अमाशय, हाथ और मस्तिष्क। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाता है, मस्तिष्क या ब्रेन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। ये भी याद रख लेना, जो आपका मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसको मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए मैं बता देता हूं। एक तो आपने सुना होगा अगर मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। मैंने क्या बताया कि मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, आपने सुना होगा। एक तो अनुमस्तिष्क, अरे कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क, जिसे बोला जाता है दोस्तों सेरिबेलम। अरे क्या बोला जाता है, सेरिबेलम। ठीक है, एक आपने सुना होगा मेडुला ओब्लोंगेटा। अरे क्या सुना होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है दोस्तों, और एक आपने सुना होगा मेरु रज्जु। क्या सुना होगा रे, मेरु रज्जु। मैंने क्या बताया, काफी इंपॉर्टेंट बात है रे, ध्यान से समझ लेना भाई, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूं। आपका जो मस्तिष्क है इसको 3 भागों में बांटा गया है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क या जिसे सेरिबेलम कहा जाता है, और दूसरा होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, और एक होता है मेरु रज्जु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो शरीर का संतुलन बनाता है वो कौन सा भाग बनाता है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ठीक है, तो यहाँ अगर मस्तिष्क के पार्ट आते तो आपको मस्तिष्क का पार्ट भी रहता है कि शरीर का संतुलन मस्तिष्क बनाता है, लेकिन मस्तिष्क में भी कौन बनाता है, अनुमस्तिष्क या जिसे क्या कहा जाता है, सेरिबेलम कहा जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। अनैच्छिक क्रियाएं जिनका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता, इनका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, जैसे अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाएं, भोजन का पाचन अनैच्छिक क्रियाएं, आरनाल का संकुचन अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है जिनका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता है। तो शरीर का संतुलन कौन सा बनाता है, मस्तिष्क, और मस्तिष्क में भी कौन, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए डीएनए किसका बहुलक है, ऑप्शन देखते हैं, एमिनोमल, न्यूक्लियोटाइड्स, आइसोप्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए किसका बहुलक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, याद रख लेना। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। अरे डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, काफी इंपोर्टेंट बात। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रोटीन किसके, हाँ जी, जो प्रोटीन है ये किसके बहुलक हैं, एमिनो अम्लों के। प्रोटीन किसके बहुलक है, एमिनो अम्लों के। और जो प्राकृतिक रबर है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का, काफी इंपोर्टेंट बात, तो याद रखना है। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है मेरी जिगर के टुकड़ों। देखिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, पीछे बता दिया मैं, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, स्टाइरीन और टेरिलीन। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन देखते हैं, 8.1 से 8.2, 2.2 से 2.4, 5.5 से 5.7, 4.1 से 4.0। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या जो अम्लीय वर्षा होती है जिसे एसिड रेन बोला जाता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 से 5.7। काफी इंपोर्टेंट बात है, याद रख लेना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से 5.7। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान है, उनका वीडियो अपलोड है, वहां जाकर जरूर देखिए दोस्तों। पीएच मान से 1% जरूर पूछा जाता है। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे लार या सलाइवा, लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान होता है 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। लार का पीएच मान 6.8। दूध का पीएच मान होता है दोस्तों 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। काफी इंपोर्टेंट बात है।
ठीक है। और आपने और सुना होगा क्या, जो जठर रस होता है, ठीक है, जठर रस या अमाशय रस, ठीक है, जठर रस या अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है वो भी याद रख लेना, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट पीएच मान बता रहा हूं। जठर रस या अमाशय रस का पीएच मान होता है 1 से लेकर 1.5, ठीक है, 1 से लेकर 1.5। ये किसका, जठरस या अमाशय रस का होता है, ठीक है। एक और आता है पित्तरस या बाइल जूस, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, तो याद रख लेना पित्तरस या बाइल जूस का पीएच मान होता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्या 7.5 से 8.5, 7.5 से 8.5 तक, ठीक है। हाँ जी, अब सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना भाई मूत्र या यूरिन का पीएच मान कितना होता है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 9, देखिए पर्सन संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझ लेना भाई। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय है, ऑप्शन देखते हैं, साबुन, कागज, प्लास्टिक और पादप अपशिष्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है जैव अनिम्नीकरणीय का मतलब होता है कि इनका क्या नहीं होता रहे, इनका ये सही ढंग से, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो दोस्तों ये गलते नहीं है। अरे कौन है, जैव अनिम्नीकरण का मतलब ये गलते नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको खुले में फेंक दोगे तो ये ऐसे के ऐसे बहुत महीनों सालों, ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो इनमें से कौन से जैव अनिम्नीकरणीय है, देखिए साबुन भी गल जाता है, कागज भी गल जाता है, पादप अपशिष्ट, ठीक है, जो टहनियाँ होती है, ठीक है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, ये गल जाते हैं कि नहीं गल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक आप देखना ये जैव अनिम्नीकरणीय है, ठीक है, ये एनवायरमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर ऐसी की ऐसी रहती है। तो जैव अनिम्नीकरणीय का उदाहरण कौन सा है, प्लास्टिक। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तभी तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार इसके बैन लगाने का प्रयास करती है, ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, कोई ना कहीं, ठीक है, यूज करते ही रहेंगे इसको। और प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, ठीक है दोस्तों। तो प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन संख्या 10, देखिए प्रथम निर्मित सीमेंट का क्या नाम है, ऑप्शन देखते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, बिनानी सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। प्रथम निर्मित सीमेंट का क्या नाम है, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है मेरे जिगर के टुकड़ों, आरडीएक्स की खोज किसने की, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। आरडीएक्स की खोज किसने की, ऑप्शन देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल, हेनिंग, जोसेफ एस्पिडिन और सोरेनसन। तो दोस्तों याद रखना है कि आरडीएक्स की खोज किसने की है, हेनिंग ने की थी। किसने की थी, हेनिंग ने। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है, इस बार आ सकता है, ठीक है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन देखते हैं, CCl4, CHCl3, CH3Cl, C6H6। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, CHCl3। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के नाम, सूत्र, उनका साधारण नाम ये याद करना है। आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसका भी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3, जैसे यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2। जैसे लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या होती है, TOS-CO2, टोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा खाने का सोडा NaHCO3, खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम का बाइकार्बोनेट जिसे बोला जाता है। एक दावन सोडा होता है Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रासायनिक यौगिक नाम, उनके सूत्र आपको याद करने हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है, ऑप्शन देखते हैं, करक्यूमिन, केरेटिन, लाइकोमिन और एंथ्रोसाइनिन। तो हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक कौन सा, इनमें करक्यूमिन, ठीक है, करक्यूमिन। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, पृथ्वी का अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन होता है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन होता है, कहां से होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है कि पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। ऑप्शन देखते हैं, एडिनलिन, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और थायरोक्सिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, इनमें से आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। अरे कौन सा है, थायरोक्सिन। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, गलगंड, या जिसे घेंगा रोग बोला जाता है, या जिसे गोइटर भी बोला जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। क्या, काफी इंपोर्टेंट बात कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, गलगंड, घेंगा या गोइटर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। काफी इंपोर्टेंट बात है, थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। और थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। ये ग्लूकेगोन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो आपने सुना होगा, ये ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से, अग्नाशय या पैंक्रियाज से। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। और ये भी याद रख लेना, शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, शरीर के अंदर एक मात्र पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, हाँ जी, अग्नाशय या पैंक्रियाज। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो अग्नाशय या पैंक्रियाज आएगा। इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, यह भी अग्नाशय से या पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद कर लेना, क्या, इंसुलिन की हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज या जिसे शुगर कहा जाता है, ये रोग हो जाता है। काफी बार पूछा गया कि मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग किस हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। और ये एडिनलिन हार्मोन है, ये अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि या जिसे एडिनल ग्लैंड भी कहा जाता है, उससे स्रावित होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है, एडिनल ग्रंथि। और आपको पता है कि जो एडिनलिन और नॉन एडिनलिन हार्मोन है, इनको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, एडिनलिन या अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, इनको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। कौन से हार्मोन को, एक तो एडिनलिन को और एक नॉर एडिनलिन को। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 41। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 40 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा, और इस बार आप 15 में से 15 प्रश्न सही करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से शेयर करें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।